हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2024 में यूपी बोर्ड में हुए मॉडल पेपर के सेट 1 जिसका कोड है 324 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास मैट्रिक्स से आया हुआ है। कौन से चैप्टर से? चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में उन्होंने कहा है कि यदि अवयव क्या है हमारे पास एक अवयव, यदि अवयव ए और बी के क्रम क्या है, के क्रम क्रमशः पी गुणे क्यू और क्या है, क्यू गुणे आर है, तो कह रहा है ए बी का क्रम क्या होगा। हम जानते हैं सबसे पहली बात को, तो हमें उन्होंने मैट्रिक्स दिया है। एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को हम लोग बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं और उसका क्रम क्या लिखा है, क्रम यहाँ लिखते हैं पी क्रॉस क्यू। ठीक है, फिर हमें दूसरा मैट्रिक्स दिया है उन्होंने बी, और बी के लिए उन्होंने क्या लिखा है, बी का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या है, क्यू गुणे आर। हम लोग रूल जानते हैं कि ए बी तभी संभव होगा, ए बी क्या, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी का क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, तो ये संभव तभी होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पंक्ति, दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले वाले का ए में क्या है, ये भी, इसमें स्तंभों की संख्या क्यू है, और दूसरा बी है, तो बी में पंक्तियों की संख्या क्या हमारे पास, क्यू है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए ए बी क्या है, संभव है। अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो क्या है, संभव है। अगर ए बी संभव है तो ए बी का क्रम पूछ रहा है हमें, तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, जो बच गया है, ए में क्या बच गया है, ए में बच गया है पी, ए में क्या बच गया है पी, और बी में क्या बच गया है आर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए बी का क्रम। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प संख्या 1, ठीक, पी गुणे आर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि किन बिंदु पर रेखा, क्या कहा है कि किन बिंदु पर रेखा y माइनस एक्स बराबर 1, माने क्या कहा है, y माइनस एक्स बराबर 1 की ढाल, क्या कहा है कि ढाल, ढाल मतलब समझ रहे हैं ना, ढाल का मतलब होता है प्रवणता, जिसे हम लोग किससे शो करते हैं, यम से शो करते हैं। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, उधर सामने लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर बराबर क्या, 4x के ढाल के क्या है, बराबर है, दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होगी। उन्होंने ऐसा बिंदु पूछा है, वो कौन सा पॉइंट होगा, तो दोनों की ढाल तो सबसे पहले बराबर करो। अगर y माइनस एक्स बराबर 1 दिया है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, हम पूरा अवकलन को बेसिक से कर दिए हैं। तो अगली लाइन हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 1। एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें दूसरा वक्र क्या दिया है, दूसरा वक्र हमें उन्होंने दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका भी अवकलन करेंगे, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जब अवकलन कीजिएगा तो x सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर है, इसे हम लोग लिखते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या, 4x। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले से, 2 आगे आएगा, उसकी घात में से घट जाएगा 2y, और अभी y बचा है तो उसका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये हो जाएगा 4 तो कांस्टेंट, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y को अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें, तो 2y को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 4 पहले से था, अपान क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये भी डी डी एक्स ऑफ क्या है, वाई। ठीक है, और ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा है, ये वाला समीकरण नंबर हमारे पास कौन है, 2 है, ये भी डी डी एक्स ऑफ वाई है। तो दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या था, 4/2 है, ये समीकरण नंबर 2 था, और समीकरण 1 क्या था, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना, 1, समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं,
लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 4/2i = 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर कितना 4, या फिर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर कितना 2। y का मान हमें 2 मिल गया। अब y का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला समीकरण क्या था, y - x बराबर 1 था, जिसमें y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है 2 - x बराबर कितना 1, ट्रांसपोज कर दीजिए x को, ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर क्या x, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास x बराबर 1। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई और वो y की वैल्यू, माने जो हमें पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो जो बिंदु हो जाएगा वो 1 कामा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा 1 2, पहला वाला विकल्प। देखिए पहले वाले में x का मान 1 है और y का मान 2 है, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर y का मान 2 निकल गया था तो आप देख रहे हैं ना, विकल्प संख्या 2 आप एलिमिनेट भी करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें ये हो नहीं सकता, विकल्प संख्या 3 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये -2 है और y का मान हम लोगों ने 2 निकाला था। विकल्प संख्या 4 और 1 में हमारा आंसर होगा, क्योंकि y का मान दोनों में 2 है, तो हम लोगों ने y का मान रख दिया समीकरण नंबर किसमें, y - x बराबर 1 में, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या पहले के तीसरे में। पहले के तीसरे में उन्होंने हमसे क्या कहा है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। इसका समाकलन करना है, उन्होंने लिखा है सवाल में, ये देखिए मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ, मान करके कि i बराबर इंटीग्रेशन √1 + sin 2x, 1 + sin 2x। ठीक है, और क्या dx। ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या i बराबर इंटीग्रेशन √, ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो 1 को हमने ये लिख दिया। और sin 2x के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू क्या cos x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए हम लोग अंदर वाली चीज़ जो रूट में है उसको क्या लिख सकते हैं, जो रूट में लिखा हुआ है उसे हम लोग लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन √, ठीक है, क्या लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, sin x प्लस cos x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमें i बराबर क्या मिल जाएगा, हमें i बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन sin x प्लस क्या cos x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब क्या करिए, इंटीग्रेशन को दोनों में बांट दीजिए, तो हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक है, अब अगली बार क्या हो जाएगा, i बराबर sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन हो जाता है समाकलन माइनस क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, प्लस cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, प्लस क्या c। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही तरीके से लिख दीजिए। सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा i बराबर क्या, पहले sin x लिख देते हैं, फिर माइनस क्या लिख देते हैं cos x लिख देते हैं, प्लस c। देख लीजिए कौन से विकल्प में है, पहला विकल्प गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले विकल्प में क्या लिखा उन्होंने sin x प्लस cos x। ठीक है, दूसरे वाले विकल्प देखिए, दूसरा वाले विकल्प में कह रहा है कि ये है sin x माइनस cos x प्लस c, ये वाला विकल्प मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो विकल्प संख्या 2 हमारे लिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के पार्ट नंबर 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 1 में पार्ट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, यह सवाल कहाँ से हमें है, वेक्टर से है। वेक्टर में हमसे कहा गया है कि सदिश 5i कैप क्या है, सवाल जो है हमें वो पढ़ते हैं। देखिए लिखा है सदिश 5i कैप -2j कैप और 2k कैप। अच्छा, ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ लैम्डा है। ठीक है ना, यहाँ लैम्डा है। ठीक है, ये पीटी बनाने में बहुत दिक्कत हुई है, तब जाकर के पीटी बनी है, तो थोड़ी गलती देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक दूसरे पर क्या है, लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। हमसे क्या पूछा गया है, लैम्डा का मान। ठीक है, अच्छा दो सदिश एक दूसरे पर लंब है, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b अगर दो सदिश हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b cos थीटा। ठीक है,
अगर दो सदिश एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। अगर लंबवत होने का मतलब उन दोनों के बीच थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा हमारे लिए 90 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ये पूरा प्रोडक्ट ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमें क्या बोला, उन्होंने लंब बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो पूरी कहानी हुई। अब सवाल है हमें पहले सदिश का मान क्या दिए हुए हैं। पहले सदिश का मान वेक्टर ए बराबर है 5 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। और वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर बी बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है। अब इन दोनों का डॉट करने पर 0 आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ना, आपको पता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसमें आई का आई से, जे का जे से और के का के से केवल बचता है बस। ठीक है ना। तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, इसका मतलब इसे लिख, अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, इसे लिखेंगे 5 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट अगले ब्रैकेट में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 5 आई का 2 आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है। फिर प्लस और माइनस, देखिए जे का जे के साथ करेंगे तो जे लैम्डा माइनस में है और 3 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस के का के साथ करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो हमें डॉट प्रोडक्ट ही बता रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है। ये 10 है और ये कितना है, 8 है। 3 लैम्डा को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं इस बार, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 10 और 8 18। ठीक है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6, 3 6 18। ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम हमारे लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये है विकल्प संख्या 3। ठीक है। इस पर सही टिक लगा लीजिए। देखिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 के पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है। पार्ट नंबर 5 में टाइपिंग में थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग गलत तरीके से लिखी गई है। मैं उसे सही तरीके से लिखता हूँ। देखिए सवाल हमसे कहा गया है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, माने दूसरी बार अवकलन करके बराबर क्या लिखा है, 4। ठीक है। रूट ओवर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या, होल स्क्वायर है। क्या है, इसका होल स्क्वायर है। 1 मिनट मैं सवाल को थोड़ा देख लेता हूँ सही लिखा हूँ कि नहीं। ठीक है। ये फोर्थ रूट है। ठीक है ना, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, फोर्थ रूट है। ठीक है ना, फोर्थ रूट। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसकी घात पूछी जा रही है। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसकी पावर, इसकी घात कितनी होगी। क्रम और कोटि, घात और कोटि यहाँ बताना होता है। अवकल समीकरणों में घात और कोटि। ठीक है ना। कोटि का मतलब होता है जितनी बार अवकलन है, कोटि का मतलब कितनी बार, जितनी बार अवकलन बताना है हमें। ठीक है ना, अवकलन बताना होता है। और घात का मतलब कि मैक्सिमम अवकलन पर जितनी घात हो, मैक्सिमम अवकलन पर क्या हो, जितनी घात हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ फोर्थ रूट है ना, फोर्थ रूट को समझिए। जैसे क्या लिखा है, अगर हमारे पास क्या लिखा है, y बराबर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये 2 का मतलब क्या है, एक्स पे पावर 1/2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर एक्स की पावर 1/2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर लिखा है y बराबर थर्ड रूट ऑफ एक्स, इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ हमारे पास सवाल में 4 लिखा है, तो 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे डी स्क्वायर वाई, सॉरी थोड़ा नीचे से लिखते हैं। ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर्थ रूट। फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका क्या होल स्क्वायर, पहली बात तो है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और पूरे की पावर 1 बटा कितनी कर दीजिए, 4।
अभी बेटा 4 जब घात हटाने का प्रयास करेंगे तो दोनों पक्षों में 4 घात लेंगे। जैसे वर्ग करते हैं दोनों पक्षों में, घन करते हैं दोनों पक्षों में, वैसे ही घात 4 करने पर, दोनों पक्षों की घात कितनी करने पर, 4 घात करने पर। क्योंकि जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी अवकल समीकरण की घात और कोटि नहीं बता सकते। तो सबसे पहले रूट से हटाइए, ठीक है ना। तो जब रूट से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से हटाएंगे तो ये लिखेंगे घात दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में को 4 घात लेने पर, घात लेने पर, तो 4 घात लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d²y/dx², की होल पावर कितना हो जाएगा, इधर तो कोई घात नहीं थी तो 4 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x प्लस ddx ऑफ y का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और घात 4 तो कट के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन सा है, ये देखिए सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है वो पहली वाली टर्म है, ठीक है ना। कितनी बार हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है इसका। और ये जो है वो कितनी बार है, 1 है। तो हमने कहा आपको ना कि जो सबसे ज्यादा बार अवकलित है उसका क्या करना है, उसकी घात देख के हमें बतानी है। तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात हमारे पास 4 है, इसकी घात कितनी है 4 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। मतलब विकल्प संख्या ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 1 के 5 पार्ट आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2, सवाल को टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है जिसे मैं सही से लिखता हूँ आपके सामने। देखिए सवाल हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, कहा है कि दर्शाइए, वो दर्शांश गलत लिखा है कि फंक्शन एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि, ठीक है, एक्स प्लस 2, क्या एक्स प्लस 2 कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और आगे उन्होंने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कब, जब एक्स बराबर कितना होता है 0। उन्होंने कहा है सतत नहीं है, माने एक पर सतत नहीं है। ये क्या करे, दर्शाइए कि ये फलन सतत नहीं है, सतत फलन नहीं है, ये हमें आपको क्या करना है, शो करना है। आप जानते हैं सतत फलन के लिए एल एच एल इक्वल टू क्या होता है, आर एच एल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, शुरू करेंगे 0 पे चेक करेंगे फलन को। तो सबसे पहले क्या चेक कर देते हैं, सबसे पहले एल एच एल चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। माने ये समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एल एच एल, क्या चेक करते हैं, एल एच एल, एल एच एल, एल एच एल माने लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस, ठीक है, और एफ एक्स, ठीक है। 0 माइनस का मतलब ये है कि 0 से कम जो फंक्शन की वैल्यू है वो वाली कौन सी वैल्यू है। तो 0 पर तो फलन का मान कितना है, 0 पर तो फलन का मान 1 है, 0 पर जब फलन का मान 1 है तो 0 से कम और ज़्यादा के लिए कौन सा मान होगा, x प्लस 2 होगा। तो ये लाइन हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान हो जाएगा कितना, x प्लस 2, ठीक है। और आप जब सीमा रख देंगे, x का मान 0 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अब हम लोग क्या चेक करेंगे, आर एच एल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या, 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस के लिए भी वही फंक्शन है, तो लिमिट x टेंस टू क्या, 0 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीमा रखने पर 2 आंसर मिलेगा। आर एच एल और एल एच एल तो हमारे पास क्या है, बराबर है, लेकिन अभी भी फलन को हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं, ठीक है, फंक्शन का मान निकालते हैं, क्या, एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर कितना 1, ठीक है, कहाँ, एफ एक्स बराबर 0 पर, एफ एक्स बराबर 1 है 0 पर। तो जब x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो फलन का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एल, क्या, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। एल एच एल आर एच एल आपस में बराबर है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि एल एच एल और आर एच एल दो आ रहे हैं और फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं है। दर्शाना था, हमने क्या कर दिया, इसे दर्शा दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 का पहला था ये, प्रश्न संख्या 2 के दूसरे की ओर चलते हैं सवाल में।
तो संख्या 2 का दूसरा क्या है हमारे पास, बेहद सरल सवाल है। वैसे सवाल 1 नंबर में भी पूछा गया होगा, क्योंकि इसमें आपको जो छोटे मोटे सवाल होते हैं उन सवालों में उतना लिखना नहीं होता है, ठीक है ना। सवाल 1 नंबर का ही है। सीधे सीधे सवाल में आपसे कहा गया है, यहाँ सवाल को सही ढंग से अगर लिखें हम लोग, तो सवाल है साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब भविष्य में आप देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के अगल बगल या ऊपर ऐसे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, जिसे स्क्वायर पढ़िएगा, ठीक है, माने इसकी घात में चीज़ें लिखी जानी है ऐसे, ठीक है ना। ये लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4, ठीक है ना, 7π/4। तो साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7π/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए हम लोग जानते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, क्या होती है, डोमेन और रेंज। जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और रेंज कहाँ होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है ना, याद है ना आपको। ये इनवर्स फंक्शन से सवाल है और बेहद आसान सवाल है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में फिर से मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको कहीं भी ये चिन्ह दिखा मिल जाए, इसका मतलब उसकी पावर में समझिएगा। तो सवाल कैसे है, सवाल लिखिए हमारे पास y बराबर a e⁻x प्लस b। तो हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 बार अवकलन किया है उन्होंने। कितनी बार अवकलन किया है, 2 बार अवकलन करके -ddx बराबर 0 है। a और b क्या है, अचर है, a और b क्या है, अचर है, ठीक है ना। आराम से सिद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अवकल समीकरण अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छाचर होते हैं उतनी बार अवकलन होता है। तो आपको दिखा दें कि इस अवकल समीकरण में 2 स्वेच्छाचर हैं। कौन कौन से हैं स्वेच्छाचर, देखिए पहला स्वेच्छाचर है a और दूसरा स्वेच्छाचर कौन है, b है। तो सवाल को 2 बार अवकलित करना है आराम से, ये आपको पहले से फिक्स है, ठीक है। चलिए अब अवकलन शुरू करते हैं। अवकलन शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ y बराबर, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और e⁻x का अवकलन करें, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखूंगा। e⁻x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ b, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए अब ये हो जाएगा क्या, अगली लाइन में हो जाएगा ddx ऑफ y बराबर a e⁻x प्लस b का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या एक बार तो अवकलन कर दिए हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था जितने स्वेच्छाचार हैं उतनी बार अवकलन करना है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, दूसरी बार अवकलन करेंगे। पहली बार तो इसे कर ही चुके हैं, अब दूसरी बार अवकलन करेंगे। तो दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² अपान dx²। दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं ना, बराबर, ये तो कांस्टेंट है, और e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए अब हमें पूरी तरह से अवकलित हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सवाल को थोड़ा a और b को गायब करके सवाल को लिखना है, ठीक है ना। a और b को क्या करना है, गायब करके सवाल को लिखना है। तो अगर हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 बना दें, क्या बना दें, समीकरण नंबर 1 बना दें, और इसे समीकरण नंबर क्या बना दें, 2 बना दें। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों में a e⁻x दिख रहा है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये a e⁻x है और ये a e⁻x है। तो समीकरण क्या कर देते हैं, 2 में से एक को घटा देते हैं, 2 में से एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दें, तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d² अपान dx² माइनस ddx ऑफ y बराबर क्या, 0। ये हो गया आपका क्या, सिद्ध। ये सिद्ध करना था ना आपको, आप चाहे तो उठा के वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 3 है, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 के पार्ट 4 की ओर। इस बार सवाल में थोड़ा सा दम है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते। सवाल क्या है, सवाल को मैं सीधे सीधे सरल तरीके से लिख देता हूँ। सवाल है ddx ऑफ y बराबर क्या है, 1 + x² अपान 1 + y²। बेहद आसान सवाल और सरल सवाल है। अगर आपने अवकल समीकरण पढ़ा है तो अवकल समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण के सलूशन से है सवाल को।
और इस सवाल को हल करने का जो मेथड है उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा कहते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? हम लोग क्या कर देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सवाल में क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है ये, तो वाई वाले के साथ वाई को रख देते हैं और एक्स वाले के साथ क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या डी एक्स। ठीक है ना, आसान है। दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या डी एक्स। समाकलन करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई, एक में गुणा करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस प्लस नहीं बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर डी वाई है, क्या है डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स पावर डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से अवकल समीकरणों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न पार्ट 2 का अंतिम सवाल। देखिए पार्ट 2 के अंतिम सवाल में क्या है, बहुत आसान और सबसे अच्छा टॉपिक है जो प्रायिकता, वहां से सवाल पूछा गया है। देखिए सवाल में क्या कहा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस दौड़ में ए और बी में से कोई भी ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है, यही ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, तो कैसे सवाल को लगाएंगे, सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दौड़ में, क्या दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता पी ए, ठीक है ना, कितना है 1/3 है। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे क्या, दौड़ में किसमें, दौड़ में बी के जीतने की प्रायिकता पी बी। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4 दिया हुआ है। आगे कहा है कि इस दौड़ में ए और बी में से कोई भी ना जीत पाए। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं दोनों ए या बी दोनों में से कौन जीतने की, दोनों की जीतने की प्रायिकता। क्या निकाल लेते हैं, पी दौड़ में क्या लिखते हैं, दौड़ में ए या बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में ए या बी। या का मतलब क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, दोनों को जोड़ना है। तो हमें पी ए या बी की जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए या बी क्या हो जाएगा 1/3 प्लस कितना 1/4। तो आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कितना 12 हो जाएगा, और 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 और इधर 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर में मिलेगा 7 कितना 12। अब सवाल मैंने पूछा है कि कोई भी ना जीत पाए, तो जब दोनों ए या बी जब जीतेंगे तो प्रायिकता 7/12 है। तो जब कोई भी ना जीत पाए तो हम लोग लिख देते हैं आंसर क्या, कि
दौड़ में कोई या किसी के न जीतने की प्रायिकता, कोई न जीतने की प्रायिकता, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए या बी, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए माइनस कितना हो जाएगा 7 बटे कितना है 12 है, हल कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा 12 माइनस 7 बटे कितना 12, 12 में 7 घट गया तो 5 बटे 12, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं 1 में से क्यों घटाया, तो हम 1 जो होता है वो किसी भी घटना के घटने की पूरी प्रायिकता है, या तो वो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे। तो एक का मतलब वो जीत गए, और अगर एक का मतलब टोटल है उसमें जीते और न जीते दोनों है, ठीक है। मतलब संपूर्ण प्रायिकता जो है वो कितनी है 1 है, संपूर्ण प्रायिकता कितनी है 1 है। अगर संपूर्ण प्रायिकता 1 है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे जीतने की प्रायिकता घटा देते हैं। जीतने की प्रायिकता कितनी आई है 7 बटे 12 आई है। अगर जीतने की प्रायिकता घटा देंगे तो जो बचेगी वो कितने होगी, हारने की ही तो होगी, तो हो जाएगा कितना 5 बटे 12, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जीतने की प्रायिकता निकाली, क्या निकाली जीतने की प्रायिकता निकाली, फिर हमने क्या कर दिया उसको टोटल में से क्या कर दिया घटा दिया, टोटल में से क्या कर दिया घटा दिया है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, कैसे कि सबसे पहले एक ही जीतने की प्रायिकता निकाला आपने, फिर एक ना जीतने की प्रायिकता निकाल दीजिए। अच्छा, अगर एक के जीतने की प्रायिकता पी ए, एक के जीतने की प्रायिकता पी ए कितना है 1/3, 1/3 ही है ना, 1/3, ठीक है 1/3 है। तो पी ए बार कितना हो जाएगा, माने पी इसके ना जीतने की प्रायिकता हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। फिर पी बी हमारे पास क्या है, पी बी 1/4 है, माने जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी पी बी बार कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3/4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों के ना जीतने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, नहीं इस तरीके से नहीं, उसी तरीके से सवाल, ठीक है लगाइए। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक समाकलन r, समाकलन गलत लिख दिया है, संबंध होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना, टाइपिंग एरर है, ये संबंध है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास संबंध, संबंध समझिएगा इसे, क्या है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध, क्या एक संबंध, संबंध जो है वो कैसे परिभाषित है, आर ए और बी हैं, ए और बी बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है, ए स्क्वायर नहीं नेचुरल नंबर है। और आगे कहा है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और बी भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है कि दिया गया है, और आगे हमसे कहा गया है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग अच्छा रियल नंबर नहीं, ए बी बिलोंग्स टू संबंध, ए और बी क्या है संबंध से बिलोंग कर सकते हैं, डी और सी भी संबंध से बिलोंग करते हैं, तो क्या ए और सी भी संबंध से बिलोंग करेंगे, ये सत्य है। एक उदाहरण से इसकी क्या कीजिए पुष्टि कीजिए, अगर सत्य है तो इसकी पुष्टि कीजिए, असत्य है तो भी पुष्टि कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले तो संबंध किस पे निकालना है यन पे, यन का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये तो आंदा, ठीक है। हम आपको मैपिंग द्वारा समझाते हैं। सबसे पहले मैपिंग देख लीजिए, मैपिंग अगर हम लोग करेंगे तो मैपिंग करने के लिए हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं, गोला समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में कुछ भी बना सकते हैं। मैपिंग कैसे हुई है, n टू n हुई है, ये भी ए बी एन से है और बी बी एन से है। यहाँ हमने क्या लिखने हैं, हमें अवयव लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और भी ढेर सारे लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो हम आपको समझाने के लिए जितने लिख रहे हैं उतने बहुत हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिख सकते हैं आप ढेर सारे अवयव। अब हमसे क्या कहा गया है, जो रिलेशन है, जो रिलेशन परिभाषित है उसमें क्या कहा गया है कि ए जो है वो बी स्क्वायर है, ए जो है वो क्या है बी स्क्वायर, माने जो संबंध है आर, संबंध जो आर है वो कैसे है ए बराबर बी स्क्वायर, माने बी का वर्ग करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने क्या कर दिया बी, ये ए पहले वाले एन का मतलब, पहले वाले एन का मतलब ए है, ये ए है, दूसरे वाले एन का मतलब क्या बी है, तो बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर करिएगा तो किसका एक, ठीक है ना, एक का संबंध किससे हो गया एक से हो गया।
2 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 जो है वो किससे संबंधित है 2 से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार 9 मिलेगा हमें, इसी लाइन में 9 मिलेगा, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा 4, 4 का संबंध कितना हो जाएगा 16, तो 16 का संबंध किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। ठीक है, माने जो हमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, संबंध के जो ऑर्डर पेयर हैं, जिसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं संबंध आर, क्या संबंध आर सच दैट ब्रैकेट में क्या 1, ठीक है, फिर क्या 4, 2, फिर क्या 4, 2, 3 त्रिका 9, 3, फिर क्या 16, 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ढेर सारा लिख सकते हैं। ठीक है, ये संबंध है हमारा। आगे हमसे उन्होंने कहा है कि ए बी बिलोंग टू संबंध, ए और बी संबंध से बिलोंग करते हैं। फिर क्या कहा है बी और सी भी संबंध से बिलोंग करते हैं, बी और सी भी संबंध से बिलोंग करते हैं, क्या ए और सी भी बिलोंग करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, पहली बात तो जब ये संबंध हमें चेक करना होता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, जो स्वतुल्य संबंध होता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे स्वतुल्य कौन कौन है, स्वतुल्य है 1 1, ये देखिए स्वतुल्य कौन है 1 1, इसे छोड़ दीजिए, इस पर मत चेक कीजिए, इस पर चेक करिए। 4 का संबंध किससे है 2 से है। फिर 2 का संबंध किससे होना चाहिए, एक तीसरे वाले एलिमेंट से होना चाहिए, इससे वजह से होना चाहिए एक तीसरे एलिमेंट से होना चाहिए। तो मतलब अगर हम लोग देखें कि 4 जो है 4 2 कितना 4, 2 बिलोंग्स टू क्या आर। ठीक है, और अगर हम लोग क्या ले लें, अगर हम लोग ये 2 ले लिए हैं और ये करनी में 2 ले लें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 मिलेगा। ठीक है ना, ये भी किससे बिलोंग करे आर से बिलोंग करे। तो ये गलत बात है। कैसे गलत बात है, क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर में आती नहीं है, और नेचुरल नंबर की बात उन्होंने कहा है कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर है, बी सी बिलोंग्स टू भी क्या है आर है। लेकिन ये बात पूरी तरह से क्या है गलत है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये उदाहरण भी हम ये जैसे उदाहरण हमने लिखा है ऐसा उदाहरण आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बट नॉट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये गलत बात है। हमें उदाहरण भी दे दिया, आपको समझा भी दिया, ये वाला कथन क्या है असत्य है। आप इसे विभिन्न तरीकों से और भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि जैसे मैंने लगाया है आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि करनी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाए तो वो बी सी भी मैच कर जाए। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पार्ट 3 के ग की ओर। ठीक है ना, पार्ट 3 का ग क्या कह रहा है, हमें एक अवकल समीकरण दिया गया है, अवकल समीकरण को ठीक से लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या वाई बराबर क्या लिखा है e टू दी पावर एक्स साइन एक्स। इसे क्या करना है हल करना है, क्या करना है हल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी अभी हमने आपको इससे पीछे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में कोई सवाल पढ़ाया था, इसमें भी हमें क्या करना है वही मेथड लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमें क्या कह रहा है, ये हो जाएगा डी वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। हमने क्या कर दिया डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना, अगर डी एक्स की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में क्या करने पर, समाकलन लेने पर, समाकलन करने पर, कहाँ दोनों पक्षों में, लिख देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब बताइए अगर हमको समाकलन करना हो, क्या करना हो समाकलन करना हो, तो समाकलन में यहाँ प्रथम द्वितीय लगेगा। अब प्रथम द्वितीय कैसे लगाएंगे, जिसका समाकलन इंड हो जाता है उसको प्रथम द्वितीय से लगाते हैं। ठीक है ना, इसमें प्रथम किसे माने द्वितीय किसे माने ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से अगली लाइन में हो जाएगा इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, आईलेट के हिसाब से आई एल ए टी ई। ठीक है ना, आईलेट के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे, आई एल ए टी ई। इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमेटिक नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फलन मानेंगे,
एक्सपोनेंशियल को द्वितीय फलन मानेंगे। तो हमारे समाकलन में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रथम फलन क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, ठीक है। फिर क्या, दूसरे का समाकलन e टू द पावर एक्स का समाकलन e टू द पावर एक्स माइनस पहले का अवकलन साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, दूसरे का समाकलन e टू द पावर एक्स का समाकलन, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फिर से समाकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, y बराबर e टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर से इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा, तो फिर से प्रथम द्वितीय लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब पहले का अवकलन कीजिए, तो पहले का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और दूसरे का समाकलन, दूसरे का क्या साइन एक्स, दूसरे का समाकलन मतलब e टू द पावर एक्स का समाकलन, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स साइन एक्स, e टू द पावर एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये तो हमें सवाल ही मिल गया, ये हमें क्या है, ये सवाल ही है यही वाला, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे क्या अगली लाइन में, इसे लिखेंगे y बराबर e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये सवाल ही था, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं, ठीक है। और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा, y बराबर e टू द पावर एक्स, इसमें से कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स प्लस नहीं माइनस वाई, इस वाई को ट्रांसपोज कर दीजिए इस पार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स, ठीक है। या हम लोग इसका सही आंसर लिख सकते हैं y बराबर e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स अपान कितना 2, ठीक है ना, ये हो गया सवाल। कोई सवाल छूट रहा है क्या, हमें लग रहा है कि पार्ट 3 में कोई सवाल छूट रहा है जिसकी PDF नहीं बनी, PDF में वो सवाल नहीं है, ठीक है। देखते हैं 3 में एक सवाल छूट रहा है, देख लेते हैं। ये वाली सवाल हो गई पार्ट 3 का, पार्ट 3 का प्रायिकता से था, दौड़ में जीतने की प्रायिकता, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये लास्ट का पार्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा मैच कर लीजिएगा अपने अनसॉल्व से। पार्ट 3 में ये पहला सवाल है, पार्ट 3 का ये पहला सवाल है, पार्ट 3 का ये तीसरा सवाल है, जबकि दूसरा नहीं है, ठीक है। दूसरे को अभी देखते हैं कहाँ है, उसे करा देंगे, ठीक है ना, दूसरा लिख करके करवा देते हैं बोर्ड पे, ये वाले पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी सवाल में क्या है, दूसरी सवाल में सवाल है पार्ट 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ठीक है। ये देखिए सवाल है हमारे पास y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 4 और पूरे का बटा कितना है e टू द पावर x cos x, ठीक है। कहा है तो हमें क्या ज्ञात करना है dx ऑफ y ज्ञात करना है। चलिए सवाल थोड़ा लंबी है, हो सकता है एक बार में मतलब मेरे एक स्क्रीन में ना बने तो मैं पेज को ऐड करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1 पूरी करते हैं। देखिए हम लोग सवाल को अंश और हर में तोड़ करके लगाएंगे क्योंकि भाग देने लायक कुछ है नहीं, तो अंश और हर का जो फार्मूला है वो आपको याद होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम सीधे, क्योंकि यहाँ फार्मूला बताने का टाइम नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए एक सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई बराबर
डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश हर लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हर। फॉर्मूला हमारा होता है क्या, सबसे पहले हर, फिर अंश का अवकलन प्लस अंश, फिर हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हर क्या है, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या, अंश का अवकलन ब्रैकेट लगा के करते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के, और कलर भी चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3, और 4 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो उसे लिखा नहीं, प्लस द्वितीय फलन का मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय फलन का मतलब हो जाए हर अंश का अवकलन हो गया। अब अंश को सेम टू सेम लिखेंगे, अंश को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और क्या करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे। तो अंश का अवकलन फिर से क्या हो जाएगा, इसमें अंश और हर लगेगा, प्रथम द्वितीय लगेगा, इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा प्रथम फलन, ठीक है, ए टू दी पावर एक्स, दूसरे का अवकलन मतलब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन माने cos एक्स, और पहले का अवकलन ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ये हो गया। और हमारे फॉर्मूले में मिस्टेक क्या है, यहाँ माइनस रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, ठीक है ना, बटा क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, बटा क्या, हर का स्क्वायर माने ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा ठीक ठाक से इसे लिख दीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन में हम लोग इसे लिखते हैं क्या, 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस, देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, और क्या ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और पूरे का बटा क्या, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे और अच्छे से सॉल्व करा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हाईलाइटर से हम आपको बताते हैं, आप अपने पेपर पे कर लीजिएगा क्या, कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट के साथ क्या कर दीजिए, ई टू द पावर एक्स कॉमन करके क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये एक पार्ट और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो बचेगा उसको उसमें से ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लीजिएगा, फिर दोनों सारी चीज़ों को एक तरह से जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के ख को करा दिया, ये क है और ये ग है, ठीक है ना। अब हो गया घ, ठीक। सवाल क्या है, सवाल प्रायिकता से पूछी गई है। सवाल हमसे कहा गया है कि एक थैले से एक कार्ड उठाया जाता है, एक थैले से एक कार्ड उठाया जाता है, कार्ड की जगह पासा होना चाहिए क्योंकि आगे तो पासा लिखा हुआ है, हो गया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि एरर हो सकती है। कहा गया है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है ना, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। मिस्टेक है, ढेर मिस्टेक है, तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत टाइम लगा था बनाने में लेकिन फिर मिस्टेक ही रह गई। कहा गया है, कहाँ गया ये है। अब पूरा मिटा के बनाएंगे, इससे अच्छा है कि हम आपको पढ़ ही देते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ लिखेंगे तो लिखने में भी टाइम जाएगा। कहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, एक पासे को एक बार
उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्तक है, 3 का अपवर्तक समझते हैं, 3 की मल्टीपल 3 और 6, पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो क्या 3 का अपवर्त मतलब 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और कोई तो 3 का अपवर्त होगा नहीं कि 3 त्रिका 9 भी आ जाएगा पासे पर से। आगे हमसे कहा गया है अपवर्त है वह ई से, मतलब इस घटना को हम लोग क्या कर सकते हैं, ई से लिख सकते हैं, माने बराबर क्या पीई। आगे कहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है, माने सम कौन कौन सी संख्या हो सकती है पासे पर मिलने वाली, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और क्या मिलेगा 6 मिलेगा, जो सम है इसे हम लोग पी एफ कह रहे हैं। तो कह रहा है उसे उसे एफ से स्वतंत्र घटना है, कौन सा पासा ई और एफ से स्वतंत्र है, माने कहा है एफ से निरूपित किया गया है, क्या ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं हाँ, क्या लिख सकते हैं हाँ। कैसे, स्वतंत्र घटना का मतलब वो ये होता है कि जब एक घटना घटे तो दूसरे पर कोई प्रभाव न डाले, जब एक घटना घटे तो दूसरे पर कोई प्रभाव न डाले। जैसे मान लीजिए आपने पासा फेंका, आपने क्या किया पासा फेंका और पासे पर क्या आ रहा है 3 का अपवर्तक आ रहा है, तो या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। जब 3 और 6 आएगा तो क्या 2 और 4 को वो डिस्टर्ब कर रहा है कि 2 और 4 ना आए। अगर 3 के अपवर्त आ रहे हैं तो 2 और 4 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और जब सब संख्याएं आएंगी तो 3 के अपवर्त के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए ई और एफ दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र घटना का ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट माने कि जो एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न डालें, ठीक है ना। तो उन दोनों घटनाओं को क्या कहा जाता है स्वतंत्र घटना कहा जाता है। इसमें केवल आपको हाँ या ना में जवाब देना था, तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्या हाँ, दोनों कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो संख्या 3 में 4 सवालें पूछी गई थी, चारों सवालों को हमने क्या कर लिया है देख लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कौन सी, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास क्या है, ओहो बहुत भी बढ़िया सवाल है। अवकलन करना है हमको, अवकलन तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता होगा, इसलिए अवकलन करना आसान हो जाएगा। अवकलन हमसे क्या कहा गया है, अवकलन हमसे कहा गया है कि y बराबर cos की पावर क्या साइन x, ठीक है ना। ऐसी सवालों को घात पे घात वाली सवाल कहते हैं, जिसमें जिसे हम लोग क्या करते हैं लॉग लेकर हल करते हैं। क्या लिखेंगे दोनों पक्षों को लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए, तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर ये हो जाएगा क्या लॉग क्या कॉस एक्स की पावर क्या साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखिए किसके लॉग एम पावर एन के रूल से, लॉग एम पावर एन का रूल क्या कहता है, लॉग एम पावर एन का रूल कहता है लॉग एम पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम, ठीक है ना, एन लॉग क्या एम, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे लिखेंगे क्या लॉग वाई बराबर क्या साइन एक्स और क्या लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अब सवाल को हम लोग हल करेंगे, सवाल को हल करने की टेक्निक क्या होगी, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दूसरे टर्म में यहाँ प्रथम द्वितीय लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्रथम द्वितीय, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसमें से प्रथम फलन कौन सा है द्वितीय फलन कौन सा है ये कैसे माना जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि साइन एक्स को प्रथम फलन मान लेते हैं और लॉग को क्या द्वितीय फलन मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रथम और द्वितीय। चलिए शुरुआत करते हैं, लिखते हैं क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है लॉग y बराबर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है ठीक है। देखिए एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग लॉग का क्या होता है 1/y और y का क्या हो जाएगा डी डी एक्स आप क्या y बराबर क्या हो जाएगा प्रथम फलन, ठीक है साइन एक्स, दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन 1/x, ठीक है एक्स कॉस एक्स लिखा है और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स,
क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन माने क्या, द्वितीय फलन माने लॉग कॉस एक्स, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या, कॉस एक्स। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अगली लाइन में डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इस पार आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या, कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स इंटू क्या, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक, वाई की वैल्यू लिख दीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, वाई की वैल्यू हो जाएगी क्या, वाई को हमने क्या सवाल दिया था ना, वाई बराबर, वाई बराबर क्या था हमारे पास, सॉरी वाई की वैल्यू रखना है ना, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स की पावर क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर क्या, साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या कॉस एक्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है अगर आप सवाल के आंसर को यहाँ भी छोड़ देते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन सा, चौथे में। यहाँ दो सवालें साथ ही क्या कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं, तो दोनों सवालों को यहाँ देख लेते हैं अलग अलग ही। ख और ग का तो हमने वहाँ कर लिया, ख और ग देखते हैं। ठीक है ना, ख और ग में क्या है, पहला कहा है कि किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि सवाल के सेट में, सवालों के सेट में हर सवाल प्रश्न संख्या 4 तक में हर प्रश्न में एक सवाल क्या प्रायिकता तक से पूछा गया है। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें फरवरी क्या हो, फरवरी 29 की हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अगर फरवरी 29 की है तो उस वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, टोटल टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी 366, क्योंकि सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। और कह रहा है कि रविवार होना है, तो रविवार होने का मतलब क्या है कि 7 दिनों का एक सेट होता है, 7 दिनों का क्या होता है, सेट होता है, उसमें एक हफ्ते पूरे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 366 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 7 पचे 35, एक बच गया, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16, 2 दिन बच जाएगा, 2/7, समझ रहे हैं ना। माने 52 हफ्ता पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हफ्ता पूरा हो जाएगा, और बचेगा कितना, 2 दिन, बचेगा कितना, 2 दिन। इस 2 दिन में हमें कौन कौन से दिन होने हैं, अब 2 दिन में कौन कौन से दिन हो जाने हैं हमें पता ही नहीं है। देखिए ध्यान से, इन 2 दिनों में हो सकता है क्या हो, बहुत ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप क्या बनवा रहे हैं इसकी पूरा पूरी घटना लिखवा रहे हैं, पूरी घटना लिखवा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं पीई, घटना की घटने की प्रायिकता हो सकता है संडे मंडे हो, फिर क्या हो, मंडे ट्यूसडे हो, फिर क्या हो, ट्यूसडे संडे मंडे। ठीक है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे और यहाँ मंडे लिखना था, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, क्या फ्राइडे और सैटरडे, फिर क्या सैटरडे संडे। तो आप देख पा रहे हैं सैटरडे संडे और एक संडे मंडे, 2 ही दिन ऐसा है, 2 ही दिन ऐसा है जब क्या हो कि संडे हो, और दिनों की संख्या कितनी है, 7। तो एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या, यहाँ आंसर लिखते वक्त क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि वर्ष में, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है ना, ये रहा सवाल। आगे क्या है, आगे सवाल में हमें सवाल नंबर ग में हमसे पूछा गया है क्या, कि बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है ना, क्या कहा उन्होंने, पॉइंट, एक पॉइंट दिया है P 5, 2, -4 तथा सदिश वेक्टर बी कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर
रेखा का समीकरण क्या होता है। अगर हम लोग देखें कि एक बिंदु तथा किसी समांतर रेखा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ वेक्टर बी क्या है, समांतर रेखा का जिसके समांतर है। वेक्टर क्या है, उस पॉइंट ए से जिस पॉइंट से वो गुजर रही है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में b का मान क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये तो आपका आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट कार्तीय रूप में लिख सकते हैं। ये तो सदिश रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, सदिश रूप हो गया। तो जब आप इसे कार्तीय रूप में लिखेंगे तो इस वाली टर्म को, कौन सी, जो a है, ये 5x प्लस 2j माइनस 4k को सबसे पहले पक्षांतर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई के साथ जब 5i को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 5, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 क्या आई कैप, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म में जे को जे के लिए करेंगे तो वाई माइनस 2 क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस तीसरे वाले में क्या होगा जेड माइनस 4 क्या हो जाएगा के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, माने हम लोगों ने सवाल को क्या किया, कार्तीय रूप में चेंज कर रहे हैं। कार्तीय रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तक हम लोग जो लिख चुके हैं वो क्या है, अभी तक लिख चुके हैं एक्स माइनस 5, ठीक है, या आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड माइनस क्या, जेड माइनस नहीं, जेड प्लस 4k कैप इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में क्या 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है। अब देखिए, अब जब हम लोग लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो आई वाले के साथ कौन हो जाएगा आई, जे वाले के साथ जो जे, के वाले के साथ क्या हो जाएगा के। माने हम लोग इसे तब क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5/3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बटा कितना 2 इक्वल टू जेड प्लस 4 अपान कितना हो जाएगा -8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैथ के लीजिएगा आंसर। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में चौथी सवाल, मतलब चौथे सवाल का लास्ट सवाल है। ठीक है ना। देखिए, चौथे सवाल के लास्ट सवाल को कैसे लगाएंगे, उन्होंने हमें कहा है, ये भी वेक्टर से सवाल है। कैसे, वेक्टर से। वेक्टर में हमसे कहा गया है, उन्होंने कहा है सवाल में कि हाँ ये वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए फिर सी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। इसे हम लोग लिखते हैं अपने अपने हिसाब से। ये लिखा जाएगा ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस, गलत हो गया, क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से गुणा करने आता है ना। क्रॉस में क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्रम का। तो ए हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर बी से कीजिए तो बी हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी। ठीक है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, क्या लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो इसका चिन्ह जब जब हम लोग इसे आपस में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। रूल होता है कि अगर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये संभव तब हो जाएगा क्या, जब ए जब माइनस लगा कर दीजिएगा तो एक के आगे आ जाएगा, बी क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा। तो माइनस लगते ही दोनों का क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। फिर इसी प्रकार देखिए ये क्या लिखा हुआ है ए क्रॉस सी लिखा हुआ है। अब देखिए ये लिखा हुआ है सी क्रॉस ए, तो इसके बाद चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है प्लस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। ये इससे ये तीनों टर्म, शुरू के तीनों टर्म से क्या हो गई हैं, कट कैंसिल आउट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
बढ़ते हैं। प्रसंख्या 4 तो अब खत्म ही हो गया। अब हम लोग क्या प्रसंख्या 5 पे आ गए हैं, ठीक है ना। प्रसंख्या 5 में हमें सबसे पहली सवाल जो लिखी हुई है प्रसंख्या 5 में, उन्होंने हमसे पूछा है कि आर छोटा है तो आर से संबंधित समुच्चय युग्मों को ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंधों की परिसीमा लिखिए। सबसे पहले ए और बी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मैपिंग से ज़्यादा आसान रहता है आपको समझा पाना, तो मैपिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ए ओ, नहीं बन रहा ठीक से बोला, ठीक है। कुछ शेप्स अगर मिलती हैं तो देखते हैं, शेप्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास दूसरा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं क्या, इसमें डी लिख देते हैं। और क्या इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर क्या है 5। कहा है कि समुच्चय छोटा है, आर से संबंधित कितने युग्म हैं, ठीक है। समुच्चय छोटा है इसका क्या मतलब उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा इसमें संबंध आर छोटा है तो आर से संबंधित क्रमिक युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। संबंध आर से संबंधित कितने युग्म हो सकते हैं तथा बी से ए तक संबंधों की परिसीमा भी कीजिए। अच्छा बी से ए में संबंध हमें स्थापित करना है और बी से ए में संबंध स्थापित करना है और छोटा है, कौन छोटा है, ये में समुच्चय छोटा है, बी छोटा है। बी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर बी छोटा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्डर पेयर में कैसे, बी छोटा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब एक का रिलेशन किससे है, 2 से है, ठीक है। फिर बी छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये 3 से भी है। बी छोटा होना चाहिए इसका मतलब ए किससे है, 4 से भी है। फिर बी छोटा होना चाहिए इसका मतलब ये 5 से भी है। अब 4 तो 1 और 2 और 3 से तो हो नहीं सकता, छोटा होना चाहिए। 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक है ना। 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है। इसका मतलब कलर चेंज कर देते हैं, 4 जो है वो किससे छोटा है, 5 से। और तो कोई संबंध बनेगा नहीं। इसका मतलब ऑर्डर पेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर अगर हम लोग लिखें तो ऑर्डर पेयर में हमें लिखना होगा जो संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है, जो संबंध आर है वो कैसे है, वो है 2 का 1 से, फिर 3 का 1 से, 4 का 1 से, 5 का 1 से, फिर 5 का 4 से। ये देखिए संबंध की परिसीमा भी हमने लिख दी है। और क्या आपको आर से कितने कितने समुच्चय हो सकते हैं वो भी लिख दिया है, सब कुछ ठीक है। अगर इसमें मिस्टेक होगी तो आप मैपिंग ए से बी कर लीजिएगा। वैसे मैपिंग जो है ना वो संबंध बी से ए है, पहले हमें बी बनाना चाहिए था, इस बार ए बनाना चाहिए था। तो आप समझ लीजिए कि बी की मैपिंग किससे हो रही है, ए, जिसमें बी क्या है, छोटा है इससे, ए से। ऐसे साफ साफ उन्होंने लिखा नहीं है, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो सवाल को दोनों तरह से लगा लीजिएगा तो ऑर्डर पे आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के पार्ट 2 की ओर, ठीक है। पार्ट 2 में हमसे, अच्छा इसमें टाइपिंग एरर है, मैं उसको सही करता हूँ। कहा है क्या, एक्स वाई जेड के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह है हमारे पास, क्या है, आव्यूह। आव्यूह ए बराबर क्या है, आव्यूह ए बराबर हमारे पास 0 है, 2y और z है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में हमारे पास क्या है, x y और माइनस z है। तीसरी पंक्ति में हमारे पास क्या है, x है, माइनस y है और क्या है, z है, ठीक है। ये हमारे पास एक आव्यूह है और उन्होंने हमसे कहा है कि अगर आव्यूह में a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है देन x y और z का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ए डैश क्या करना होगा, फिर ए डैश का ए से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसे किसी आई के इक्वल करना होगा, तब जाकर के हमें वैल्यू निकलेगी। ए डैश आप समझ रहे हैं, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश इक्वल टू ए का परिवर्त, ए का
परिवर्त। परिवर्त मतलब समझते हैं, अगर परिवर्त की बात करें तो परिवर्त का मतलब होता है जो आपको पंक्ति में दिख रहा है उसे स्तंभ में लिख दीजिए। जैसे देखिए ये आपको 0 ऐसे दिख रहा है ना, इस इधर तीर जा रही है। अब इसको क्या करिए, आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखिए। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इधर ना जा करके दाहिनी ओर ना जाके नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2i, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के लिए यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, -z लिखेंगे। तीसरी पंक्ति के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ -y लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक है ना, ये हो गया a डैश। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश। क्या ज्ञात करना है, a डैश। a डैश मतलब समझ रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई। a माने a डैश a डैश सबसे पहले लिख लीजिए। a डैश क्या है, 0 2i z, फिर क्या है x y -z, फिर क्या है x -y और z। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है सवाल में जो हमें दी गई है, क्या है 0 2i और z, फिर क्या है x y -z, फिर क्या है x -y और z। मल्टीप्लाई तो आपको आती ही होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बहुत करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हाइलाइटर का प्रयोग करके हाईलाइट करके दिखा सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना, देखिए हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं कैसे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ए डैश में ये पहली वाली लाइन है, इसकी लाइन की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इससे होगी। ठीक है, शुरू करें मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये हो गया व्यू। ठीक है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 0। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स का एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए, अब फिर से कलर चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई फिर से इस दूसरे वाले से, ठीक है ना, तो दूसरे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओहो, दूसरे वाले से करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ। ठीक है ना, कहाँ है भाई पॉइंटर, आता इधर और थोड़ा नीचे, यहाँ 0 का 2i से होगा तो क्या हो जाएगा 0, x का y से होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से थर्ड लाइन में करेंगे, थर्ड लाइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का जेड से 0, एक्स का जेड से -xz, फिर एक्स का जेड से +xz। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से देखिए, हम दूसरी वाली लाइन का कर रहे हैं, कौन सी लाइन का, दूसरी वाली लाइन का, माने इस वाली लाइन का, कलर देखिए ध्यान से, इस वाली लाइन का फिर से शुरुआत करेंगे इस लाइन से, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, ऐसे थर्ड वाली स्लाइड का भी करेंगे। ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरी स्लाइड लिख रहे हैं दूसरे वाले रंग से, तो क्या हो जाएगा, कहाँ है भाई रंग, ये कलर चेंज नहीं हुआ क्या, ठीक है, देखिए ये है यहाँ, 2i का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर y का किससे करेंगे, x से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, फिर -y का x करेंगे तो -xy हो जाएगा, फिर दूसरी वाली से करेंगे तो 2i का 2i से क्या हो जाएगा 2 दूना 4y² हो जाएगा, फिर y का y से करेंगे तो y² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, इसका इससे कर रहे हैं, ठीक है, y का y² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और इसके इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +y² हो जाएगा। ठीक है ना, फिर थर्ड वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2yz हो जाएगा, फिर क्या -yz हो जाएगा, फिर क्या -yz हो जाएगा। ठीक है ना, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ के लिए देखते हैं, फोर्थ में देखिए येलो लेके आपको समझाते हैं, बहुत टाइम लगता है, अब यू की सवाल अगर आ जाती है तो, ये हो गया ये। ठीक है, कलर एक्सचेंज नहीं हुआ, फिर से देखते हैं, पहले हाइलाइटर ले लिया, अब कलर लेंगे येलो, ये देखिए ये वाला है, इसकी पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। ठीक है, चलिए
लिखें। जेड का 0 से करेंगे तो क्या लिखेंगे 0, फिर माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स जेड, फिर प्लस एक्स जेड। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे जेड का 2y से करेंगे तो 2y जेड, फिर माइनस जेड का y से करेंगे माइनस वाई जेड, फिर माइनस का वाई जेड। ठीक है, फिर थर्ड वाले के लिए करेंगे तो जेड का जेड से जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर। तीन को तीनों का हो गया ना। अब आपको यही समझना पड़ेगा आंसर क्या क्या आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, देखने की बात ये है कि पहले वाले में एक्स स्क्वायर बच रहा है। पहले वाले में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माने 2x स्क्वायर, ये कट के क्या हो गया, ये इससे कट गया 0 हो गया, इससे कट गया 0 हो गया, फिर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ हो जाएगा 2y² प्लस वाई स्क्वायर माने ये हो जाएगा 2 4 6y²। ठीक है, 2yz से 2yz ये भी कट गया, माने ये लास्ट वाला भी 0। ये पहला वाला, इसमें थर्ड रो में ये वाला भी कट गया, और 2yz से 2yz ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3z²। कितना हो जाएगा 3z²। माने न्यू बेस पे अगर हम लोग चलें तो क्या लिखेंगे, जो ए आया है वो क्या आया है 2x², 0 0, यहाँ 0, यहाँ आया है 4 और 2 6y², यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ आया है, देखना पड़ेगा 3z²। कितना z², 3z², 3z²। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। ठीक है, तो दो अवयव तब बराबर होते हैं जब उनका सेम एलिमेंट के बराबर होता है। तो 2x² बराबर 1 है, क्या है 2x² बराबर 1 है, 2x² बराबर 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/2, कैसे रूट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर ±1/√2। ठीक है, इसी प्रकार से 6y² बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y² बराबर हो जाएगा 1/6, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ±1/√6। जेड के लिए क्या हो जाएगा 3z² बराबर हो जाएगा 1, तो z² बराबर हो जाएगा 1/3, तो z बराबर हो जाएगा ±1/3। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न, पार्ट नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 में। ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 में क्या सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि y बराबर, सवाल थोड़ी सी मिस्टेक है लिखी हुई, क्या है कि वो घात लिखने में क्या हो जाता है, मिस्टेक कर देता है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो घात में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, बाकी कितने सवाल बच रहे हैं 5 के, कहाँ से, ग से, ग घ और अंग, फिर 6 7 8 और 9। ठीक है, देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि जो आगे की सवालें हैं जिनमें एक सवाल या दो सवाल करने के लिए बोला है उन्होंने, जैसे सवाल नंबर कौन सी है 7 है, कोई एक खंड कीजिए, सवाल नंबर 8 है कोई एक खंड कीजिए, सवाल नंबर 9 है कोई एक खंड कीजिए। तो उसमें क्या है कि दो दो सवालें दी गई हैं, उन दोनों सवालों को हल कराना है, या फिर जो मेरा मन करे या जो आप कहें, जैसा आप कहेंगे वैसा क्या हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।